बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी L हो जाएगी और ये दूरी भी L हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी दूरी 2L है। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये दूरी L हो जाएगी और ये वाली दूरी भी L हो जाएगी। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति, निरक्ष का मतलब होता है अक्ष के लंबवत, तो ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है। तो ये हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। तो इस अक्ष के लंबवत यानी यहाँ होगा बिंदु। तो इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें देखना है कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने बताया था किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि निकाय में कितने आवेश हैं। निकाय में जितने भी आवेश होते हैं उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला जाता है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं निकाय में दो आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ तो हम प्लस आवेश मानते हैं कि यहाँ प्लस होगा। अगर यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ तो माइनस है तो ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र माइनस आवेश की ओर हो जाएगा, जिसे हम E1 से लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ तो प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस होगा। प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इस दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र E2 B से P की ओर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कितना कितना होगा। दिशा तो हम निकाल चुके हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला कोई भी आवेश से कोई बिंदु है किसी दूरी पर है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4π Q अपॉन R स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर देख रहे हैं तो 1/4π के आवेश का मान Q है, अपॉन में R स्क्वायर होता है। R होता है उस आवेश से, जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं आवेश से उस बिंदु तक की दूरी। तो माइनस क्यू से अगर बिंदु P तक की दूरी देखें तो यह होगी दूरी, यानी A से P तक की दूरी। इस दूरी को अगर निकालना है तो इतना AOP एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज में हमें आधार भुजा पता है जिसका मान L है और लंब भुजा पता है जिसका मान R है। तो इसे हम कर्ण भुजा बोलेंगे AP को। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, तो लंब का मान R है, प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार का मान L है। तो यहाँ पर दूरी जो निकल के आएगी वो हो जाएगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर होता है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। दिशा लिखें तो दिशा P से A की ओर है। इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो A2 से माना है 1/4π के Q अपॉन R स्क्वायर। तो आवेश तो Q है, अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अर्थात BP, तो ये भी दूरी वही आ जाएगी क्योंकि हम समकोण त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज में लंब R है और आधार L है, तो सेम वही चीज निकल के आएगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। दिशा B से P की ओर है। अगर हम इसका एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो केवल बचेगा 1/4π के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही चीज सेम इसमें बचेगी 1/4π के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जितने भी आवेश होते हैं उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के बाद उस बिंदु पर निकाला जाता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम परिणामी के लिए देख रहे हैं कि E1 और E2 के बीच में कुछ कोण है। जब कोण होता है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब हमें ये देखना होगा कि E1 और E2 के बीच में कितना कोण बन रहा है। तो हम देखें अगर जे कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो सकता है, सेम त्रिभुज है। अब जब जे वाला कोण थीटा है तो हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एकांतर कोण है, तो जब जे थीटा है तो जे वाला कोण भी थीटा होगा। इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये दोनों लाइनें
समांतर है तो ऊपर वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। कोण है तो समांतर चतुर्भुज बना देंगे, तो इस तरह से मैं समांतर चतुर्भुज बनाए तो परिणाम इस दिशा में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि E1 और E2 के बीच में कोण 2 थीटा है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो केवल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। E1 पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह से E2 का मान रखेंगे तो 1/4πε0 के Q अपॉन, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 का स्क्वायर है तो वहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2। E1 और E2 के मान सेम है तो 2 बार न लिखकर एक बार लिखकर सीधा स्क्वायर लगा देंगे और cos थीटा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं E1 और E2 के बीच में cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीनों में सेम संख्याएं हैं, यानी 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर सब में से कॉमन आएगा। लेकिन जब इसे हम रूट के बाहर लेंगे तो एक बार आ जाएगा बाहर, तो 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो रूट के अंदर ये पूरा हमने कॉमन लिया है, लेकिन स्क्वायर था, रूट के बाहर लिया तो एक बार आ जाएगा। जब इसे कॉमन पूरा ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, इसे भी कॉमन ले लिया यहाँ 1 बचेगा, वहां से भी कॉमन ले लिया तो वहां 2 बचेगा और cos 2 थीटा बचेगा। अब 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ cos 2 थीटा बचेगा। 2 को ज्यों के त्यों लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा का हम लोगों ने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ऐसा देखते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ रखेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन जब रूट के बाहर लेंगे तो 2 आएगा। cos स्क्वायर थीटा, इसे भी रूट के बाहर लेंगे cos थीटा आ जाएगा। 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 जो को तो लिख देंगे cos थीटा। अब थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिकल कंडीशन लगानी होगी। हम अगर ये समकोण त्रिभुज AOP ले लें चाहे हम BOP ले लें, दोनों ही सेम समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ से अगर हम cos थीटा का मान निकालें इस समकोण त्रिभुज AOP से, तो हमने पढ़ा हुआ है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में आधार हम देखते हैं L है और कर्ण का मान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो cos थीटा बराबर हम रख सकते हैं L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस cos थीटा की जगह पे हमने cos थीटा का मान रख दिया 1/4πε0 के Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह पर हम P लिख सकते हैं, इस पर पावर 1 मानेंगे और रूट है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 और 1/2 आएगा। अब हमें पता है कि जो 2L दूरी है बहुत ज्यादा अल्प दूरी है। जब 2L का मान बहुत अल्प है तो L तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि L तो 2L से आधा हो रहा है। जब L का मान बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो L स्क्वायर और भी छोटा हो सकता है, इसलिए L स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। जब L स्क्वायर छोड़ेंगे तो केवल R स्क्वायर बचेगा और इस पर पावर है 3/2। 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यू। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यू। इससे पहले हम लोगों ने अच्छी स्थिति में पढ़ा था, तो अच्छी स्थिति के लिए फॉर्मूला तो इसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें आता है 2P अपॉन आर क्यू और निरक्षीय स्थिति में आता है P अपॉन आर क्यू।